केबिन लकड़ी का बोसीदा मगर काफी लंबा खोखा था, जिसकी दीवारें पत्थर से जोड़कर बनाई गई थी। छत लकड़ी की थी। दीवारों के साथ लकड़ी के कटे हुए तख्ते लगे थे। बाएं जानिब वाली दीवार के साथ लकड़ी के लंबे संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। गौर से देखा तो वो ताबूत थे जिसमें मसीही लोग अपनी मैयतों को लिटाकर अपने कब्रिस्तान में दफन करते हैं। इसी तरह के 3 ताबूत फर्श पर भी पड़े थे। एक ताबूत पर वही कश्मीर की नवादरात की दुकान वाला उधेड़ उमर कश्मीरी यानी शमसुद्दीन बैठा था। फर्श पर पत्थर रखा हुआ था जिस पर मोमबत्ती अभी अभी रोशन की गई थी। कमांडो औरंगजेब ने अपने मास्टर स्पाई शमसुद्दीन से मेरा तारुफ कराया। शमसुद्दीन ने ना तो मुझसे हाथ मिलाया न मेरे सलाम का जवाब दिया, बस गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कमांडो औरंगजेब से कहने लगा, मुझे कमांडर शेरवान ने वायरलेस पर सारी बात बता दी है। ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं था, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हाजी साहब की बेटी परवीन का सुराग मिल सके कि अगर वो जाट रेजिमेंट के हेडक्वार्टर या गैरिजन में है तो उसे किस मकाम पर रखा गया है। औरंगजेब शमसुद्दीन की सारी बात गौर से सुनता रहा। ख्वाजा साहब, हमें सिर्फ इतना मालूम हो जाना चाहिए कि परवीन को रेजिमेंटल गैरिजन में अगर वो वहाँ पर है तो उसे किस बैरक में या किस कमरे में बंद किया गया है। उसके बाद वहाँ से उसे निकालना हमारा काम है। मास्टर स्पाई शमसुद्दीन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कमांडो औरंगजेब ने कहा, क्या शिमले के इस गैरिजन या रेजिमेंटल हेडक्वार्टर में अपना कोई ऐसा आदमी है जो परवीन के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम कर सके? शमसुद्दीन बोला, अपना आदमी भी है और वो दुरुस्त मालूमात फराहम करके ले आएगा, लेकिन वही बात है कि इसमें हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन कमांडर शेरवान ने बताया है कि कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। औरंगजेब ने कहा, ये मोहलत ज्यादा भी हो सकती है। इस पर शमसुद्दीन बोला, और अगर कर्नल भगत राम ने मोहलत न बढ़ाई और परवीन को हलाक कर डाला तो ये बड़ी हजीमत होगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि कश्मीरी कमांडो में इतनी हिम्मत भी न थी कि इतने बड़े कश्मीरी बुजुर्ग और लीडर की बेटी को छुड़ा सकते। कमांडो औरंगजेब भी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, आपके ख्याल में परवीन का पता चलाने में हमारे आदमी को अंदाजन कितना वक्त दरकार होगा? शमसुद्दीन बोला, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। ये तो अपने आदमियों से मशवरा करने और उनकी राय मालूम करने के बाद ही कुछ पता चलेगा। हो सकता है वो कल शाम तक आकर परवीन का ठिकाना बता दें। हो सकता है इसमें 2-1 दिन लग जाएं। हकीकत यह है, जैसा कि तुम खुद जानते हो, इस किस्म के हालात में सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी जाती है कि सुराग लगाने का काम सुस्त हो जाता है। फिर तुम्हारे श्रीनगर वाली छावनी को नीस्तो नाबूद करने के बाद भारतीय फौज में सख्त बेचैनी फैल गई है। वहाँ के कमांडर कर्नल भगत राम के लिए ये उसकी साख ही नहीं बल्कि फौजी कैरियर का मसला बन चुका है। चुनाचे इन हालात में परवीन उसके हाथ में आया हुआ एक मोहरा है जिससे वो बाजी जीत भी सकता है और बिसात उलट भी सकता है। लाजमी तौर पर यहाँ मिलिट्री की सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त कर दी गई होगी, लेकिन तुम फिक्र न करो, काम में जितनी जल्दी हो सका करवाने की कोशिश करूंगा। मैं सुबह सुबह रहीम के पास जाऊंगा। वो पहले रात को भी यहीं सोता था मगर अब लोअर बाजार में अपने मकान में चला जाता है। ऐसा करना कि कल दिन के 10-11 बजे के दौरान मेरे पास दुकान पर आ जाना। मैं तुम्हें सारी सूरत हाल बता दूंगा। मैं इस दौरान लकड़ी के ताबूत पर बैठा खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। शमसुद्दीन ने पूछा, तुम लोगों का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? कमांडो औरंगजेब ने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे पीछे कोई इंटेलिजेंस वाला नहीं था। शमसुद्दीन ने कहा, तुम लोगों को साथ साथ नहीं फिरना चाहिए। मेरी दुकान पर तुम अकेले ही आना। अपने साथी कमांडो को बेशक इस कोठरी में ही छोड़ाना। ये ताले की एक चाबी अपने पास रख लो। उसने जेब में से एक चाबी निकालकर कमांडो औरंगजेब को दी और कहा, कल दिन के 10-10:30 बजे तुम अकेले मेरी दुकान पर आना। दुकान में दाखिल होने के बाद ऊपर गैलरी में चले जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। अब तुम लोग वापस चले जाओ। ख्याल रखना, अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो उसे अपने पीछे पीछे न आने देना। रास्ते में ही मौका पाकर उसे खत्म कर देना। अब जाओ। मास्टर स्पाई शमसुद्दीन ने मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी। मैं और कमांडर औरंगजेब बोसीदा ताबूतों वाले केबिन से बाहर निकलकर अंधेरे में जिस तरफ से आए थे उसी तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद कमांडो औरंगजेब ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने साथ जल्दी से एक तरफ अंधेरे में किया और उकाब जैसी चमकदार आंखों से पीछे अंधेरे में घूरने लगा। आहिस्ता से बोला, हो सकता है हमारे पीछे कोई खुफिया पुलिस वाला हो। अगर हुआ तो अभी सामने आ जाएगा। हम कोई 2 मिनट तक पहाड़ी पगडंडी के उस मोड़ पर अंधेरे में खामोश खड़े रहे मगर पीछे से कोई आदमी न आया। जब औरंगजेब को इत्मीनान हो गया तो मुझे लेकर आगे चल पड़ा। मैंने औरंगजेब से पूछा, रात गुजारने के लिए हमारा ठिकाना कौन सा होगा? वो चलते चलते कहने लगा, शिमले के ऊपर बाजार में हमारा एक आदमी रहता है, हम उसके पास ठहरेंगे। रात के 11:15 बज रहे थे जब हम ऊपर बाजार की एक ऊंची नीची पहाड़ी में अपने आदमी के मकान पर पहुंचे। ये 40-42 बरस का एक मजबूत जिस्म वाला मजदूर टाइप का आदमी था। वो हमें ऊपर ले गया। उसने कोठरी खोल दी। अंदर जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से कहा, समत, मुझे 10 बजे के बाद शमसुद्दीन की दुकान पर जाना है, 9 बजे जगा देना। समत कहने लगा, जगा दूंगा, इस वक्त सो जाओ। उसने 2 लिहाफ लाकर रख दिए और चला गया। उसके जाने के बाद कमांडो औरंगजेब कहने लगा, बाजार में उसकी तेल और गैस के चूल्हे मुरम्मत करने की दुकान है। ये कश्मीरी मुजाहिदों का बड़ा बाएतमाद साथी है। इसका काम सिर्फ जरूरत पड़ने पर हमारे लिए रात बसर करने का इंतजाम करना है। इसके बाद हम सो गए। सुबह ठीक 9 बजे समद ने हमें जगा दिया। हमने नाश्ता किया। 10:15 बजे तो औरंगजेब ने मुझे कहा, तुम यहाँ रहो, मैं शमसुद्दीन से मिलकर हालात का पता करके आता हूँ। वो चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, जिस आदमी की शमसुद्दीन ने ड्यूटी लगाई है वो अभी परवीन के बारे में पूरी मालूमात लेकर नहीं आया।
शमसुद्दीन ने कहा है कि हम लोग समद की मकान पर ठहरे, वो खुद आकर हमें मिलेगा। समद मकान को बाहर से ताला लगाकर चला गया था। हमारे लिए उसने खाने पीने का सामान रख दिया था। हम उसके मकान की दूसरी मंजिल की कोठरी में सारा दिन बैठे रहे। उसकी मकान की पिछली खिड़की एक वादी में खुलती थी, उस तरफ से धूप आ रही थी। समद ने हमें बाजार वाली खिड़कियां खोलने से मना किया था। दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, रात हुई तो शमसुद्दीन आया। कहने लगा हाजी साहब की जरगमाली बेटी परवीन का सुराग मिल गया है। हम खुश हो गए। शमसुद्दीन कोठरी में हमारे पास ही जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गया। उसने कहा परवीन को फौजी गैरिजन की क्वार्टर गार्ड के ऊपर वाले कमरे में बंद किया हुआ है। वहाँ हर वक्त 3 मुसल्ला सिपाही पहरे पर होते हैं। गैरिजन के अंदर दिन के वक्त बाहर से जाने वाले हर सिविलियन की पूरी तलाशी ली जाती है। रात के वक्त किसी सिविलियन को गैरिजन में जाने की इजाजत नहीं है। गैरिजन के आसपास की पहाड़ियों पर फौजी गश्त करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद दूरबीनों से क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल को देखते रहते हैं। इन लोगों को इस बात का शदीद खतरा लगा हुआ है कि कश्मीरी कमांडोज परवीन को छुड़ाने के लिए जरूर अटैक करेंगे। मैंने शमसुद्दीन से पूछा क्वार्टर गार्ड की दूसरी तरफ क्या है? तुम्हारा मतलब उसके अकब से है? हाँ, शमसुद्दीन ने कहा, मैं दोपहर के बाद खुद ये जगह दूर एक पहाड़ी से देख कर आया हूँ। क्वार्टर गार्ड के पीछे की जानिब गहरी खड है। पत्थरों की दीवार खड की तह से क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल तक बिल्कुल सीधी चली गई है। रात के वक्त अब वहाँ खास तौर पर एक सर्च लाइट लगा दी गई है जो सारी रात रोशन रहती है। कमांडो औरंगजेब गहरी सोच में था। शमसुद्दीन कहने लगा, मोहलत की मुद्दत में सिर्फ कल और परसों का दिन रह गया है। मैं क्वार्टर गार्ड का जो नक्शा देख कर आया हूँ, मैं नहीं समझता कि वहाँ हमारा कोई कमांडो पहुँच सकेगा। और फिर सिर्फ वहाँ पहुँचना ही नहीं, वहाँ मुसल्ला फौजियों की मौजूदगी में परवीन को निकाल कर भी लाना है। पीछे से ऊपर जाने का कोई जरिया नहीं। गैरिजन में सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि अपने मुसलमान कश्मीरी साथियों को भी जो गैरिजन के अंदर बागबानी और रसोई वगैरह में काम करते हैं, सख्त चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाता है। मैंने शमसुद्दीन से कहा, लेकिन कुछ भी हो हमें परवीन को हर हाल में वहाँ से निकालना है। शमसुद्दीन कहने लगा, वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी मानता हूँ कि तुम लोग जान की परवाह किए बगैर इस मिशन पर चल पड़ोगे, लेकिन इससे क्या हासिल कि मिशन भी मुकम्मल ना हो और जान भी चली जाए। इस दौरान कमांडर औरंगजेब खामोश था। वो कुछ सोच रहा था। शमसुद्दीन ने बात खत्म की तो उसने सवाल किया, गैरिजन कमांडर कौन है? शमसुद्दीन ने कहा, उसका नाम ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी है। वो जाट रेजिमेंट का ब्रिगेडियर है और गैरिजन का ऑफिसर कमांडेंट है। मगर तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? कमांडर औरंगजेब का चेहरा बता रहा था कि उसके दिल में कोई दूसरी ही स्कीम है। उसने कहा, तुम ये बात छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि ये ब्रिगेडियर गैरिजन के अंदर रहता है या बाहर? शमसुद्दीन ने कहा, वो गैरिजन के पीछे एक खूबसूरत बागीचे वाली 4 कनाल की कोठी में रहता है। कमांडो औरंगजेब के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, जैसे उसे कोई नया मिशन कामयाब होता नजर आ रहा है। उसने धीमे लहजे में पूछा, वो अकेला रहता है या फैमिली भी है? पूरी फैमिली उसके साथ रहती है। उसकी मोटी बंगालन बीवी अपनी जवान लड़की के साथ हमारी दुकान में चीजें खरीदने आती रहती है। कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मुझसे मुखातिब होकर मेरा नाम लेकर बोला, हम अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं, लेकिन टारगेट तक पहुंचने का सिर्फ ट्रैक बदल गया है। मैंने उस वक्त औरंगजेब से कोई तफसील न पूछी। वो शमसुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। शमसुद्दीन ख्वाजा, ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जवान बेटी कहीं पढ़ती है। शमसुद्दीन मौजू के अचानक बदल जाने पर कुछ ताज्जुब में था। कहने लगा, हाँ, वो क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज में पढ़ती है। कमांडो औरंगजेब एकदम सीधा होकर बैठ गया। कहने लगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम गैरिजन के क्वार्टर गार्ड की दूसरी मंजिल में परवीन तक पहुंचने की कोई स्कीम तैयार करें। इसके लिए बाकायदा मंसूबे की जरूरत है और मोहलत की मुद्दत परसों तक खत्म हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि कर्नल भगत राम इंतकाम के जज्बे में आकर परवीन को हलाक करने की हिमाकत कर बैठे। इसलिए हम एक फौरी मंसूबे पर अमल करें जिसकी कामयाबी का मुझे 100% यकीन है। वो क्या है? शमसुद्दीन ने किस कदर हैरानी के साथ पूछा। मैं कमांडो औरंगजेब के मंसूबे को समझ चुका था। औरंगजेब ने बड़े पुख्ता अज़्म मगर धीमी आवाज में कहा, हम ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बेटी को अगवा करके जरगमाली बनाएंगे। शमसुद्दीन उसका मुंह देखने लगा, फिर बोला, ये बड़ा खतरनाक काम होगा। दुश्मन के घर में बैठकर उसकी बेटी को अगवा करना इतना आसान काम नहीं। कमांडो औरंगजेब ने कहा, कमांडो का काम ही दुश्मन के घर में जाकर अटैक करना होता है। तुम सिर्फ हमें ये पता करा दो कि गैरिजन कमांडर ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की बेटी का नाम क्या है और वो कॉलेज किस वक्त जाती है और उसे कौन कॉलेज लेकर जाता है। शमसुद्दीन बोला, पता कराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। उसकी बेटी का नाम उर्मिला मुखर्जी है। सुबह 8:30 बजे कॉलेज लगता है। वो अपनी गाड़ी में जाती है। अपनी गाड़ी में वो हमारी दुकान पर भी आती जाती रहती है। नीले रंग की फिएट गाड़ी है। मुझे उसका नंबर भी याद है, SM-216। क्या तुम हमें उसकी शक्ल दिखा सकते हो? शमसुद्दीन अब हमारे नए मंसूबे के साथ बराबर ताउन कर रहा था। कहने लगा, इसके लिए सुबह 8 बजे बड़े डाक खाने के पीछे जहां माल रोड घूमकर क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की तरफ जाती है, वहां कृष्णा टी स्टॉल के खोखे के पास आ जाना। टी स्टॉल उस वक्त बंद होता है। मैं वहां पहले से मौजूद हूँगा। ब्रिगेडियर की बेटी कॉलेज जाते हुए रोजाना वहीं से गुजरती है। मोड़ की वजह से गाड़ी की रफ्तार भी हल्की हो जाती है। तुम उसे अच्छी तरह से देख सकोगे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, हम दोनों सुबह 8 बजे कृष्णा टी स्टॉल के पीछे आ जाएंगे। शमसुद्दीन उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले कहने लगा, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पीछे कोई खुफिया पुलिस का आदमी न लग जाए। शमसुद्दीन, तुम इसकी फिक्र न करो, हम खुफिया पुलिस वालों को उसकी चाल से पहचान लेते हैं।
जब शम्स जा चुका तो मैंने औरंगजेब से कहा, मुझे तुम्हारी स्कीम से पूरा इत्तेफाक है। कुदरत ने ये हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है। सवाल यह है कि हम ब्रिगेडियर की बेटी को अगवा करने के बाद कहाँ रखेंगे। कमांडो औरंगजेब ने बड़े सुकून के साथ जवाब दिया, ख्वाजा साहब, इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो। मेरे पास यहाँ शिमले में बड़े खुफिया हाइड आउट हैं। हम यूं ही कश्मीर की जंग में भारतीय फौजियों को नाको चने नहीं चबा रहे। रात हमने अपने मुजाहिद समत के ठिकाने पर गुजारी। दूसरे रोज सुबह 8 बजे मैं और कमांडो औरंगजेब शिमला के बड़े डाकखाने के पीछे कृष्णा टी स्टॉल के बंद खोखे की ओट में मौजूद थे। इतने में शमसुद्दीन भी आ गया। सूरज अगरचे शिमले के आसमान पर छाए हुए बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन दिन की काफी रोशनी फैली हुई थी। शमसुद्दीन हमें लेकर सड़क के किनारे एक ऐसी जगह दरख्तों की ओट में आ गया जहाँ से सड़क मोड़ काटती थी। उसने कहा, थोड़ी देर में उर्मिला मुखर्जी की गाड़ी आने ही वाली है। उसके कॉलेज का टाइम हो गया है। एक फौजी गाड़ी गुजर गई। उसके बाद एक बड़ा 4 नशिस्तों वाला रिक्शा गुजर गया। उसमें स्टूडेंट लड़कियां बैठी थी। फिर मोड़ के पीछे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। शमसुद्दीन ने कहा, उर्मिला की गाड़ी आ रही है। मैं उसके हॉर्न की आवाज पहचानता हूँ। एक फिएट गाड़ी पोस्ट ऑफिस की इमारत का मोड़ काटकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। शमसुद्दीन उसे गौर से देखते हुए बोला, ये उर्मिला की गाड़ी है। जब गाड़ी करीब आई तो झुंझलाहट के साथ कहने लगा, गाड़ी में फौजी सिपाही भी बैठा है। मेरी और कमांडो औरंगजेब की निगाहें गाड़ी पर जमी हुई थीं। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो गई थी। गाड़ी एक सांवले रंग की नौजवान लड़की चला रही थी। पिछली सीट पर एक फौजी सिपाही स्टिन गन लिए बैठा चारों तरफ देखता जा रहा था। गाड़ी आगे निकल गई। मैंने शमसुद्दीन से कहा, इसके साथ फौजी गार्ड क्यों था? कमांडो औरंगजेब ने पूछा, क्या फौजी गार्ड रोज इस लड़की के साथ आती है? हम दरख्तों के एक तरफ होकर बैठ गए थे। शमसुद्दीन ने कहा, पहले कभी गार्ड इस लड़की के साथ नहीं आया। मेरा ख्याल है कि श्रीनगर में छावनी पर कमांडो अटैक और हाजी साहब की बेटी को यरगमाल बनाने के बाद ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद ने अपनी बेटी को सिक्योरिटी के लिए गार्ड लगा दिया है। मैं और कमांडो औरंगजेब खामोश थे। शमसुद्दीन बोला, तुम लोगों ने ब्रिगेडियर की बेटी को अच्छी तरह से देख लिया ना? कमांडो औरंगजेब ने कहा, हाँ देख लिया ख्वाजा। शमसुद्दीन पूछने लगा, फौजी बॉडीगार्ड की मौजूदगी में तुम्हारा मंसूबा मुश्किल नहीं हो गया? अगरचे बॉडीगार्ड एक ही था और हमारा मंसूबा मुश्किल नहीं हो गया था, लेकिन उस पर एक बार फिर गौर करने की जरूरत पड़ गई थी। सबसे अहम वजह यह थी कि शिमले में हमारे कमांडो अटैक के वसाइल इतने कारगर नहीं थे कि हम उर्मिला को अगवा करते वक्त तरबियत याफ्ता मुसल्ला फौजी बॉडीगार्ड का मसला भी हल कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था कि हम सबसे पहले उसे गोली मारते, मगर इससे इलाके में शोर मच जाता। चौकी के सिपाही आकर फायर खोल सकते थे। हम बड़ी खामोशी से ब्रिगेडियर की बेटी को अगवा करके अपने हाइड आउट पर ले जाना चाहते थे और इस काम के लिए हमें कम से कम 15-20 मिनट की खामोश मोहलत चाहिए थी। कमांडो औरंगजेब भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा था। उसने शमसुद्दीन के आगे इन्हीं ख्यालात का इजहार किया। शम्स कहने लगा, फिर तुम लोगों ने क्या सोचा है? कमांडो औरंगजेब ने शम्स से पूछा, ब्रिगेडियर की लड़की उर्मिला मुखर्जी और कहाँ कहाँ जाती है? मेरा मतलब है शाम के वक्त किसी क्लब या ऑफिसर मेस वगैरह में जाती होगी। शम्स ख्वाजा गौर करने के अंदाज में बोला, ये तो मालूम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ख्वाजा हमारे पास तुम जानते हो कि वक्त बिल्कुल नहीं। कल परवीन की मोहलत खत्म होने वाली है। ये मालूमात तुम कितनी देर में हासिल कर सकते हो? शम्स बोला, आज का सारा दिन तो जरूर लग जाएगा। इसके लिए मुझे एक आदमी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो सारी रिपोर्ट हासिल करके मुझे शाम या रात के वक्त ही कुछ बता सकेगा। कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, दोस्त, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ये बात तय है कि हम अपने महदूद वसाइल में कॉलेज जाती हुई उर्मिला मुखर्जी को अगवा नहीं कर सकते। हमें उसे किसी दूसरी जगह से उठाना होगा। बेहतर यही है कि उर्मिला जहाँ जहाँ जाती है उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात मालूम की जाएं। कमांडो औरंगजेब शम्स ख्वाजा से कहने लगा, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है, मगर तुम जितनी जल्दी मालूमात हासिल कर सकते हो हासिल कर लो। इस दौरान हम आज रात कमांडो शिरवान से वायरलेस सेट पर राब्ता करके मालूम करेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। शम्स बोला, ठीक है, तुम लोग ताबूत वाले केबिन में रात को आ जाना, मैं वहीं रात को पहुंच जाऊंगा। फिर उसने कमांडो औरंगजेब से खास तौर पर पूछा, वहाँ जिस खुफिया जगह पर ट्रांसमीटर सेट छुपाया हुआ है वो जगह तुम्हें मालूम ही है। मुझे आने में अगर देर हो गई तो तुम कमांडो शिरवान से वायरलेस पर राब्ता कायम कर लेना। खुफिया सिग्नल का कोड मालूम ही है। कमांडो औरंगजेब ने कहा, ठीक है, अब हम जाते हैं। रात को तुमसे ताबूतों वाले केबिन में मुलाकात होगी। क्या रहीम उस वक्त वहाँ होगा? शम्स ख्वाजा बोला, नहीं, उसकी वहाँ मौजूदगी की जरूरत नहीं, मैं उसे मना कर दूंगा। तुम दोनों अकेले होगे, खुदा हाफिज। ये कहकर शम्स ख्वाजा ने लुई की बक्कल मारी और नशेब की झाड़ियों में उतर गया। हम भी वहाँ से सड़क पर आ गए। हम वापस समत के मकान में न गए, बल्कि वहाँ से लोअर बाजार की तरफ गुजर कर नीचे एक छोटे से बागीचे में आ गए जहाँ छोटी सैरगाह बनी हुई थी। सर्दी और आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से सैरगाह खाली थी। एक जानिब छोटा सा होटल बना हुआ था। उसके अंदर दो एक गैर मुल्की सयाह चाय कॉफी वगैरह पी रहे थे। ये होटल लकड़ी के कैबिन में बना हुआ था। बाहर 2-4 कुर्सियां पड़ी थी। सर्दी हो गई थी और हवा भी चल रही थी। हम वहाँ से दूर जाकर एक जगह दरख्तों में बैठ गए। हमने उर्मिला को अगवा करने के लिए जो हिकमत अमली तब्दील की थी उसकी तफसीलात पर और उसके खतरात पर गुफ्तगू करने लगे। हम काफी देर वहाँ बैठे रहे, फिर उठकर होटल के कैबिन में आ गए। वहाँ हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, कुछ खाना साथ बंधवा लिया और एक तरफ चल पड़े। कमांडो औरंगजेब उन तमाम रास्तों से वाकिफ था। खड, नालों और छोटी खाइयों वाले पहाड़ी रास्ते पर से होते हुए हम उस मकाम पर आ गए जहाँ से ताबूतों वाला लकड़ी का बोसीदा कैबिन दूर दरख्तों में नजर आने लगा। कमांडो औरंगजेब ने कहा,
शिमले में इधर उधर फिरने से बेहतर है कि हम इस जगह दिन का बाकी वक्त गुजार दें। चाबी औरंगजेब के पास थी। केबिन में दाखिल होने से पहले हमने चारों तरफ माहौल का पूरा जायजा लिया। अभी तक शिमला में कोई खुफिया पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं था। ये एक अच्छा इत्तेफाक था। केबिन में आकर हमने दरवाजा बंद करके अंदर कुंडी लगा दी। एक छोटे से रोशनदान में से अब्र आलू दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हमने लकड़ी के ताबूतों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई और ताबूतों से टिक लगाकर बैठ गए। हमें सारा दिन वहाँ बसर करना था। औरंगजेब अपना पिस्तौल निकालकर रुमाल से उसे चमकाने और उसके मैगजीन को चेक करने लगा। जब मैंने औरंगजेब से पूछा कि हमें इस मिशन में खुदकार असलहे की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा, तो कमांडर औरंगजेब ने कहा इसका इंतजाम भी हो जाएगा, बस समझो कि इसका इंतजाम पहले से हो चुका है। हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ब्रिगेडियर की बेटी उर्मिला को हमें अगवा कहाँ से करना है। हो सकता है वहाँ इस किस्म के हालात हों कि हमें असलहे की जरूरत न पड़े। बहरहाल हम एक एक पिस्तौल और दस्ती बम जरूर रखेंगे। उसके बाद औरंगजेब उठा और कहने लगा, मेरे साथ आओ। मैं नीचे तहखाने में जाकर ट्रांसमीटर सेट को चेक करना चाहता हूँ। उस कैबिन के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उस तहखाने में जाने का रास्ता दीवार के साथ जहाँ लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते खड़े हुए थे, उनके पीछे लकड़ी के फर्श में से जाता था। औरंगजेब ने तख्तों के पीछे आकर एक जगह फर्श से तख्तों को ऊपर उठाया तो एक तंग जीना नीचे जाता नजर आया। हम जीना उतरकर तहखाने में आ गए। औरंगजेब ने माचिस जलाकर वहाँ रखी हुई मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में छोटी सी मेज पर एक वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पड़ा था। ये बैटरी सेट था। कमांडर औरंगजेब ने उसके 2-3 बटन दबाकर उसे ऑन किया। उसमें से टोन की आवाज आई तो उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कमांडो शेरवान के साथ राब्ता कायम करने का हमारा वक्त रात के 9 बजे के बाद शुरू होता है। इस वक्त हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रात को उससे बात करेंगे। खुदा करे उस बदबख्त कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी हो, क्योंकि हमारा काम लंबा है। इसमें हो सकता है 2 दिन लग जाएं। हम तहखाने से निकलकर वापस ताबूतों के पास आकर बैठ गए। मैंने औरंगजेब से कहा, शम्स ख्वाजा रात 11 बजे से पहले नहीं आएगा। वो बोला, हो सकता है पहले आ जाए। अगर उसका आदमी उर्मिला मुखर्जी की मसरूफियात की रिपोर्ट लेकर पहले आ गया तो रात का अंधेरा होते ही आ जाएगा। मामले की नजाकत का उसे भी एहसास है। दोपहर के बाद हमने सैरगाह के रेस्तोरां से लाया हुआ खाना खाया। बाहर जाकर चश्मे का पानी पिया। चश्मे पर हम बड़ी एहतियात से चारों तरफ चौकस होकर बारी बारी गए। उसके बाद वापस आकर ताबूतों के पास बैठ गए। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। आखिर दिन गुजर गया। शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया। हमने एक ताबूत की ओट में पतली सी मोमबत्ती रोशन कर दी थी। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते। जब रात के पूरे 10 बज गए तो हमें बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। औरंगजेब ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और पिस्तौल लेकर दरवाजे के पास चला गया। मैं भी होशियार होकर दरवाजे की दूसरी जानिब खड़ा हो गया। इतने में दरवाजे पर खास अंदाज में दस्तक हुई। ये शम्स था। औरंगजेब ने कुंडी उतारकर दरवाजे को जरा सा खोलकर अंधेरे में शम्स ख्वाजा को पहचान कर दरवाजा खोल दिया। शम्स ख्वाजा ने उसी तरह लुई ओढ़ रखी थी। मैंने मोमबत्ती रोशन कर दी। शम्स ख्वाजा हमारे करीब आकर बैठ गया। हमारे आदमी ने जो मालूमात लाकर मुझे दी हैं वो हौसला अफजा नहीं है। हम पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। कमांडर औरंगजेब ने कहा, जो कुछ रिपोर्ट मिली है उसे बयान करो, बाद में हम सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। शम्स की जबानी मालूम हुआ कि ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद की बेटी उर्मिला पहले शाम के बाद अपने बाप के साथ ऑफिसर मेस में जाया करती थी, मगर जब से श्रीनगर में कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और श्रीनगर के गैरिजन को तबाह किया गया और हाजी साहब की बेटी को फौज ने यरगमाल बनाया था, उसके बाद से उर्मिला ने बाप के साथ ऑफिसर मेस में जाना बंद कर दिया है। वो हफ्ते में 3 बार रात के वक्त थोड़ी देर के लिए शिमला की लेडीज क्लब भी जाती थी, लेकिन अब उसका जाना भी मौकूफ हो गया है। जब शम्स ख्वाजा ने अपनी बात खत्म की तो औरंगजेब बोला, इसका मतलब हुआ कि हम उर्मिला को सिवाय उसके घर के और किसी जगह से अगवा नहीं कर सकते। शम्स ख्वाजा कुछ हैरान सा होकर कहने लगा, ये काम तो ज्यादा मुश्किल होगा। ब्रिगेडियर मुखर्जी की कोठी पर तो मुसल्ला डोगरा फौजियों का दिन रात पहरा लगा रहता है। कमांडर औरंगजेब ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, ख्वाजा तुम ये बात हम पर छोड़ दो। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम हमें किसी जरिए से ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का पूरा नक्शा ला कर दे सकते हो। खास तौर पर क्या हमें ये मालूम हो सकता है कि उन लोगों के बेडरूम कहाँ पर हैं और उर्मिला का बेडरूम कोठी में किस समत है और उसका हुदूद अरबा क्या है। शम्स खामोश हो गया। कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे एक मुजाहिद की एक रिश्तेदार औरत ब्रिगेडियर की कोठी में काम काज करती है। ये मुझे सुबह मालूम करना होगा। अगर वो औरत अब भी ब्रिगेडियर के घर काम करती है तो फिर हमें उसकी कोठी के तमाम कमरों और खास तौर पर उर्मिला के बेडरूम की पूरी तफसील मिल जाएगी। ये काम कल दोपहर तक हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? औरंगजेब ने पूछा। शम्स ख्वाजा बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। औरंगजेब कहने लगा, अगर कल दोपहर तक हमें ब्रिगेडियर श्याम प्रसाद के बंगले की सारी और खास तौर पर उर्मिला के बेडरूम के महल वकूअ के बारे में रिपोर्ट मिल गई तो उसके बाद तुम्हें हमारे मिशन के लिए कुछ जरूरी चीजें फराहम करनी होंगी, जिनमें क्लोरोफॉर्म सबसे अहम है। शम्स ख्वाजा ने कहा, मुझे सब मालूम है। तुम्हें अपने मिशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, तुम इस तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे जिस वक्त कहोगे मैं तुम्हें ये सारी चीजें फराहम कर दूंगा। औरंगजेब ने कहा, ये मुझे मालूम है। सबसे पहले मैं श्रीनगर के हाइड आउट में कमांडर शेरवान से राब्ता करके ये मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल भगत राम की जानिब से मोहलत की मुद्दत बढ़ाई गई है या नहीं। अगर हमें मजीद 2 दिन मिल जाएं तो हम पूरी तैयारी और स्कीम बनाने के बाद टारगेट पर अटैक करेंगे। ये कहकर औरंगजेब अकेला ही नीचे तहखाने में चला गया जहाँ ट्रांसमीटर रखा हुआ था।
वो 15-20 मिनट के बाद वापस आया। कहने लगा कर्नल भगत राम ने मोहलत की मुद्दत में सिर्फ 2 दिन का इजाफा कर दिया है। कमांडर शेरवान ने बताया कि कर्नल भगत राम ने हाजी सनाउल्लाह डार को अपने पैगाम में कहा है कि ये आखिरी मोहलत है। इस दौरान अगर गैरिजन की छावनी तबाह करने वाले कमांडोज का नाम और ठिकाना न बताया गया तो उसकी बेटी को हलाक कर दिया जाएगा। ट्रांसमीटर पर कमांडर औरंगजेब ने शेरवान से सारी गुफ्तगू खुफिया कोड में की थी। मैंने कहा ये अच्छी बात है, अगर कल तक हमें शिमले में ब्रिगेडियर मुखर्जी के बंगले की पूरी तफसीलात मिल जाती हैं तो कल रात को हम अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, कमांडर औरंगजेब ने कहा, और शम्स ख्वाजा मिशन की कामयाबी की सूरत में हमें ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई खुफिया और महफूज जगह पर उस वक्त तक छुपाए रखना है जब तक के परवीन को शिमला के फौजी कैंप से रिहा करके श्रीनगर उसके माँ बाप के पास पहुंचा नहीं देते। शम्स ख्वाजा बोला, इसके लिए कब्रिस्तान वाला तहखाना सबसे मुनासिब रहेगा। कमांडर औरंगजेब जो उस तहखाने से वाकिफ था कहने लगा, हाँ मेरे ख्याल में वो तहखाना ठीक रहेगा, वहाँ साथ छोटा बाथरूम भी है। हम अगर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो ब्रिगेडियर की बेटी को तो हम वहीं ले जाएंगे। उस वक्त वहाँ कमांडर रहीम ताबूत सास को अपने 2 साथियों के हमरा मौजूद होना चाहिए और इन तीनों के चेहरे नकाब में छुपे हुए होंगे। हमें अपने चेहरे छुपाने की जरूरत नहीं होगी। शम्स ख्वाजा ने कहा, मिशन पर जाने से पहले तुम लोग मुझे खबर कर दो। इसकी कामयाबी की सूरत में तुम ब्रिगेडियर के बंगले से निकलकर उस कच्ची सड़क पर आओगे जो डिग्गी को जाती है। वहाँ कमांडो रहीम वैगन लेकर पहले से तुम्हारे इंतजार में मौजूद होगा। अगर तुम्हारा मिशन नाकाम हो गया तो वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। मिशन की नाकामी की सूरत में कोठी में शोर जरूर मचेगा और फायरिंग भी हो सकती है। इन आवाजों को सुनते ही रहीम वहाँ से वैगन लेकर भाग जाएगा। फिर अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो तुम्हें खुद वहाँ से फरार होना होगा। कमांडर औरंगजेब ने कहा, मैं सब समझता हूँ, तुम कोशिश करना कि कल शाम तक ब्रिगेडियर के बंगले का अंदरूनी सारा नक्शा हमें मिल जाए। इस दौरान हम इस कैबिन में नहीं होंगे। हम कल सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ आएंगे। फिर जैसी सूरत हाल हुई उसके मुताबिक अपने कमांडो मिशन का फैसला करेंगे। शम्स बोला, बेहतर है, अब मैं जाता हूँ। जब वो चला गया तो मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, ये लोग हमारे लिए खुदकार असलहा वगैरह का इंतजाम कर देंगे। उसने कहा, हमें जिस चीज की जरूरत होगी वो मिल जाएगी, बेफिक्र रहो। हमने रात उसी कैबिन में मर्दों के खाली ताबूतों के पास गुजारने का फैसला किया और वहीं जगह बनाकर लेट गए। कमांडो जहाँ चाहे सो सकता है।